पाठशाला की पहली क्लास। इसमें आपको दिखाएंगे चैप्टर क्या है आज, आपको दिखाएंगे खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, ट्रंप माहौल बनाते रहे और उधर ईरान ने अब क्या फोड़ डाला कि अमेरिका तक आग लग गई है। ईरान ने दिया ट्रंप को युद्ध में सबसे बड़ा झटका। वो क्या है, ऐसा क्या हुआ कि अब ट्रंप ईरान में सेना लेकर उतरने वाले हैं। लड़ते मरते ईरान से बार बार मार खा रहे ट्रंप युद्ध में अमेरिका का साथ देने पहली बार कौन कौन से देश सामने आ गए हैं। 21 दिन से युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है और भारत में कहां कहां आफत आई है। पेट्रोल, डीजल, खाना पीना, सबकी जेब पर खतरा आ गया है। 21 दिन से युद्ध चल रहा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप डेली एक ही बात कह रहे हैं कि ईरान को मार दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। भाई अगर ईरान को बर्बाद ही कर दिया तो फिर युद्ध खत्म करो, निकलो युद्ध से। लेकिन यह भी नहीं हो पा रहा है। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, इधर ईरान रोज फोड़ रहा है और रोज ऐसी ऐसी जगह मार रहा है कि ट्रंप सोच भी नहीं सकते। पिछले 24 घंटे में तो ईरान ने ट्रंप को ऐसी जगह फोड़ दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इससे अमेरिका तक में आग लगी हुई है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप माहौल बनाते रह गए और ईरान ने ऐसा गजब कांड कर दिया कि पूरा अमेरिका हिल गया। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा क्या हुआ है कि अब जो ट्रंप पहले ईरान में सेना उतारने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, अब सेना लेकर ईरान में घुसने की तैयारी कर चुके हैं। अगर ट्रंप ऐसा करेंगे, सेना लेकर ईरान में घुसेंगे, तो फिर युद्ध में क्या गजब होने वाला है। ट्रंप का साथ देने के लिए पहली बार कौन कौन से देश आए और ट्रंप जिन देशों से मदद मांग रहे हैं वो अब तक ट्रंप की मदद करने नहीं आए, हाथ खड़ा कर दिया। उन देशों पर अब ट्रंप कैसे फायर हैं। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि युद्ध में चल क्या रहा है। ट्रंप कैसे माहौल बनाते रहे और उस माहौल को कैसे ईरान अपनी मिसाइलों से धुआं धुआं कर दे रहा है। Military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want. We have nobody even shooting at us. इधर व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप ये माहौल बना रहे थे कि ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। ईरान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और जिस वक्त ट्रंप ये लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, उसी वक्त ईरान ने ट्रंप को अब तक के युद्ध का सबसे बड़ा झटका दे दिया। ईरान ने वो कर दिया जिस पर ट्रंप को सबसे ज्यादा घमंड है। ईरान ने अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट F-35 को मारने का वीडियो जारी कर दिया। अब ईरान के इस दावे से सनसनी मच गई, क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है। स्टील्थ फाइटर जेट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता, उसे मार गिराना तो एक दुर्लभ घटना ही मानिए। इसलिए ईरान के दावे से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और अमेरिका ने भी माना कि उसके फाइटर जेट F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसकी जांच की जा रही। तो एक बात समझिए कि ईरान का यह हमला फाइटर जेट पर हमला नहीं है, बल्कि सीधे ट्रंप के घमंड पर है, जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान में तो अब पलटवार करने वाली कोई शक्ति बची ही नहीं, कोई ताकत बची ही नहीं। They have, I mean, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. लेकिन ईरान ने अपने हाथ से ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने किस हथियार से F-35 जैसे आधुनिक जेट को हिट किया है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को हिला तो दिया ही है, क्योंकि F-35 अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताता है। अमेरिका के एक फाइटर जेट की कीमत करीब 770 करोड़ रुपए है। यूके, इजराइल समेत करीब 19 देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं।
इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में अमेरिका 3 F-35 जेट गंवा चुका है। युद्ध में अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंकर सब बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध में अमेरिका के 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। 10 रिपर ड्रोन को ईरान हिट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन दूसरे प्लेन भी तबाह हुए हैं। अमेरिका के 5 मिलिट्री फ्यूल टैंकर, एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। तो भैया ईरान ने ट्रंप को झटका दे दिया। इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। इजराइल के पीएम ने कहा कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। नेतन्याहू का यह दावा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी, अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर पाएगा, तो फिर ईरान के परमाणु बम बनाने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। यानी फिर तो ईरान से कोई बड़ा खतरा रहेगा ही नहीं, और फिर इस युद्ध का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म करने का दावा किया। उधर ईरान की IRGC ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता का जलवा दिखाने वाला वीडियो जारी कर दिया। देखिए ईरान ने इजराइल की सबसे अहम हाइफा रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान से युद्ध में आज डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया। इधर ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान की तो सारी लीडरशिप खत्म हो गई, ईरान में अब कोई लीडर बचा ही नहीं। उधर आज ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का ये वीडियो आ गया। ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब खामेनेई की सेहत और सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ये वीडियो ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने जारी किया। इसमें मुस्तफा कथित तौर पर कुछ लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि यह वीडियो पहली बार पब्लिश हो रहा है, लेकिन यह वीडियो पुराना भी हो सकता है। ये वीडियो सही है नहीं है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह मैसेज तो दे ही दिया है कि ईरान में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। मुस्तफा खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका से बदले की बात कही। मुस्तफा खामेनेई ने अली लारिजानी की मौत का बदला लेने की चेतावनी भी दी है। मुस्तफा खामेनेई ने बयान जारी करके यह भी कहा है कि गुनहगारों को बहुत जल्द इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुस्तफा खामेनेई की नई धमकी से दुनिया फिर टेंशन में आ जाएगी, ये तो तय है, क्योंकि ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों की ऑयल और गैस फील्ड्स पर हमले कर रहा है। लगातार दूसरे दिन भी ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी को फिर से निशाना बनाया। कल सबने मान लिया था कि तेल गैस प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अटैक तो अभी भी हो रहे हैं। जो अटैक पहले हुए थे उनसे ही बड़ा और उससे भी बड़ा नुकसान हो चुका है। जैसा कि आप कतर को देखिए कि कतर ने बताया है कि ईरान के हमले से रास लाफान LNG फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है और इससे गैस का निर्यात करीब 17% कम हो गया है। हमले से हर साल करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कतर की LNG फैसिलिटी में जहां पर हमला हुआ है उसकी मरम्मत में करीब 5 साल का वक्त लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑयल प्राइस $180 प्रति बैरल भी हिट कर सकता है। एक्सपर्ट्स भी क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल जाने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक यह ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई बाधा है। IEA के चीफ कह रहे हैं कि खाड़ी देशों से गैस और जो ऑयल की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रिस्टोर होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। IEA ने यह सलाह दी है कि रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को कम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। ये सब संकेत बता रहे हैं कि आगे हालात और मुश्किल हो सकते हैं और अगर यह युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया इसकी भारी कीमत चुकाएगी। और युद्ध रुकेगा कैसे जब ना ईरान मान रहा है और ना अमेरिका इजराइल मानने को तैयार है। अटैक रुक नहीं रहे हैं, टारगेट किलिंग रुक नहीं रहे हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने भी नया बयान जारी कर दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। देखिए
तो मुश्तबा खामेनेई का सामने आना, अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना, ये बताता है कि ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं है। भले ही ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप का पूरी तरह सफाया कर दें, फिर भी ईरान लड़ता रहेगा। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप में 2 और लोगों को उड़ाने का दावा किया। इजरायली हवाई हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। IRGC ही इस वक्त ईरान के युद्ध का मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन इजराइल ने IRGC की आवाज बने नैनी को टारगेट किया। इसके अलावा एक दूसरे हमले में ईरान के बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी की मौत हो गई। बासिज फोर्स ईरान की वो फोर्स है जो ईरान की आंतरिक सुरक्षा को संभालती है। इजराइल ने उसी फोर्स के खुफिया प्रमुख को भी मारने का दावा किया। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि सिर्फ टॉप लीडरशिप को उड़ाने से कुछ नहीं होगा। ईरान को घुटने पर लाना है तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना ही होगा, तभी बात बनेगी। दावा है कि ट्रंप ने इसके लिए एक नया प्लान बनाया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ईरान के खार्ग आइलैंड को अपने कंट्रोल में करने का प्लान बना रहे हैं। खार्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन कही जाती है। ईरान 90% तेल खार्ग आइलैंड से निर्यात करता है। ट्रंप का प्लान यह है कि वो ईरान के खार्ग आइलैंड को अपने नियंत्रण में लेकर ईरान से डील करें। डील में ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएंगे और अपनी जीत का डंका बजाएंगे। हालांकि ये प्लान कितना कामयाब होगा ये क्लियर नहीं है। प्लान में रिस्क भी है। इसके लिए ट्रंप को ईरान के खार्ग आइलैंड पर अपनी सेना उतारनी होगी। सुनिए खार्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप क्या रहे हैं। We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. ईरान युद्ध में ट्रंप की गले की फांस बना हुआ है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुल जाए तो ट्रंप पर प्रेशर कम हो जाएगा और वो ईरान को झुका लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ट्रंप लगातार दूसरे देशों से कह रहे हैं कि वो आए और आकर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लें। अब तक तो किसी ने ट्रंप की बात नहीं सुनी है, लेकिन अब ऐसा संकेत मिल रहा है कि कुछ देश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में ट्रंप का साथ दे सकते हैं। खबर है कि 6 ऐसे देश हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए उतर सकते हैं और इसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान शामिल हो सकते हैं। इन देशों ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के मिशन में मदद करने के बारे में वो सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, कोई डेडलाइन सेट नहीं की गई है। उधर 27 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने कहा है कि हालात बहुत गंभीर हैं, युद्ध में तनाव कम होना चाहिए। यह तो साफ है ईरान वॉर में कोई दूसरा देश उतरना नहीं चाहता है। बाकी देश अमेरिका का हाल देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका के साथ। 6 देश भले ही सामने आए हों, लेकिन ट्रंप को उस तरह की हेल्प नहीं मिल रही है जैसा वो सोच रहे थे। जिस तरह की हेल्प की वो इच्छा रखते हैं, इसलिए ट्रंप भड़के भी हुए हैं। आज ट्रंप उन देशों पर फायर हो गए जो देश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा खासतौर पर नेटो देशों पर है, जिन्होंने युद्ध में पड़ने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। और ट्रंप ने नेटो देशों को कायर तक कह दिया। आज ट्रंप ने कहा कि बिना अमेरिका के नेटो कागज का एक शेर है। नेटो देश ऑयल के ज्यादा दाम की शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके लिए काम बहुत आसान है, इसमें बहुत कम रिस्क है। इसके बाद ट्रंप ने नेटो देशों को कायर तक कह दिया। ट्रंप ने कहा कि हम ये याद रखेंगे कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने वाला एक छोटा सा काम है जिसमें बहुत कम रिस्क है, दूसरी तरफ वो नेटो देशों से मदद की मांग भी कर रहे हैं। मदद ना मिलने पर कायर भी कह रहे हैं नेटो देशों को। इस तरह के बयान देकर ट्रंप पूरी दुनिया में इस युद्ध में चाहते हैं कि तमाम देश इसमें आ जाएं, घसीटना चाहते हैं वो, ताकि बर्बादी का ठिकरा सिर्फ उन पर ना फूटे, अमेरिका पर ना फूटे। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप इसलिए भी भरनाए हुए हैं क्योंकि उधर ईरान ने कह दिया है कि वो हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलेगा, यानी कि जो जहाज वहां से जाएगा उसे पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। खबर है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने अधिकार को और मजबूत करने वाला है।
दावा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूल सकता है और दावा है कि ईरान ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप को ईरान को टैक्स पाइप देना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वो भी उन देशों के जहाजों पर सैंक्शन लगा सकता है जिन देशों ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं। यानी कि सारा मामला हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फंसा हुआ है। ट्रंप इसी हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का प्लान बना रहे हैं ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के हाथ से निकल जाए। लेकिन ट्रंप का प्लान बहुत रिस्की है, इतना रिस्की है कि अकेले अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पा रहा है। जर्मनी भी यही कह रहा है कि जब अमेरिका ही नहीं खुलवा पा रहा है तो फिर यूरोप की फोर्सेस वहां जाकर कर क्या लेंगी, हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे खुलवाएंगी। लेकिन ट्रंप सबको अपने युद्ध में खींचना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सब आकर उनका युद्ध में साथ दें, उनके साथ लड़ें। इसके लिए ट्रंप और क्या क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए कि ट्रंप इस युद्ध में खाड़ी देशों को भी कैसे घसीटना चाहते हैं। उन्हें भी ट्रंप बड़े बड़े हथियार बेचने में लगे हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ने यूएई समेत खाड़ी देशों के साथ 2 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील कर ली है। अकेले यूएई के साथ 65,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत से 75,000 करोड़ की डिफेंस डील की गई। डिफेंस डील में एयर और मिसाइल डिफेंस रडार, एडवांस एयर टू एयर मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन सब कुछ शामिल है। अभी तक खाड़ी देश इस युद्ध में कूदे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं उसके बाद खाड़ी देशों ने भी ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। अगर इसी तरह ट्रंप सबको युद्ध में घसीटने की कोशिश करेंगे और युद्ध खत्म करने की जगह पर उसको भड़काते रहेंगे तो फिर पूरी दुनिया की हालत खराब होनी तय मान लीजिए। क्योंकि 21 दिन से दुनिया में पहले ही आफत मची हुई है, जो मारामारी चल रही है, हर तरफ तेल गैस के क्राइसिस से हाहाकार मचा हुआ है। जब दुनिया में इतना बड़ा संकट है तो फिर भारत भी इससे अछूता कैसे रह सकता है और भारत पर इसका असर कैसे नहीं होगा। आप देखिए कि युद्ध शुरू होते ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो तेल और गैस दोनों का इंपोर्ट गिर गया। नतीजा यह हुआ कि पहला क्राइसिस एलपीजी का आ गया। गैस सिलेंडर्स को लेकर पहले ही मारामारी मची थी। अब तक इस संकट से सरकार लड़ी रही थी तो अब दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। युद्ध के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। इसका महंगाई पर कैसा असर पड़ेगा वो भी आपको बताता हूं। देश में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है। उधर फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस को भी बढ़ा दिया है और कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का असर भारत में कहां कहां और किस तरह से हो रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। चंडीगढ़ में एलपीजी गैस एजेंसीज के बाहर लगातार लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गैस की बिल्कुल खत्म। होटल से खाना खा रहे क्या करें, लकड़ पे जलाई जा रही जो भी है। गुलाबी नगरी जयपुर में पावर पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। और वाला पहले ही बहुत महंगा था लेकिन 2 रुपए और बढ़ा दिया। स्थिति चिंताजनक है, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध का पहला असर एलपीजी क्राइसिस में दिखा। अब धीरे धीरे दूसरी चीजों को भी यह युद्ध अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में ऐसी आग लगी कि 20 दिन बाद भारत में कुछ खास किस्म के ब्रांडेड पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ गए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने अपने ब्रांडेड पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की। एचपीसीएल ने अपने पावर पेट्रोल और आईओसीएल ने अपने XP95 प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और ये बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई है। हालांकि अभी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जिन पेट्रोल पंप में नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिल रहा है वहां लोगों को मजबूरी में प्रीमियम पेट्रोल ही भरवाना पड़ रहा है। जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। गुलाबी नगरी जयपुर में पावर पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। ऐसे में एक शख्स हैं जिन्होंने अभी पेट्रोल भरा है। कौन सा पेट्रोल भरवाया है सर? मैंने पावर वाला पेट्रोल भरवाया है क्योंकि यहाँ क्राइसिस बता रहे हैं कि वो नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल नहीं है,
और ये 2 रुपये महंगा हो गया है। वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा था, लेकिन अब क्या कर सकते। रेट चला? रेट एग्जैक्ट तो मैंने देखा नहीं। 114 रुपये। तो पहले की तुलना में 2 रुपये बढ़ गया है पेट्रोल? जी जी। पावर वाला पहले ही बहुत महंगा था, लेकिन 2 रुपये और बढ़ा दिया। वो 1 से 4 के समथिंग था, ये 1 से 12 के था, अब 1 से 14 कर दिया है। अच्छा। और वो इनके पास अवेलेबल नहीं, पहले दोनों ही पेट्रोल रहते थे। हो सकता है युद्ध की वजह से ऐसा प्रभाव। प्रीमियम पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है क्योंकि बेहतर इंजन परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज देता है, लेकिन अब ये और महंगा हो गया है। आप देखिए कि नई दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में 120 रुपए 30 पैसे और चेन्नई में 117 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल बिकने लगा है। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता की जेब पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में हर दिन जितना पेट्रोल बिकता है उसमें प्रीमियम पेट्रोल का हिस्सा 2 से 4% ही होता है। नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। नॉर्मल पेट्रोल के रेट तो अभी वही है, उन पर कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर युद्ध चलता रहा तो यह कहना मुश्किल है कि कहां-कहां झटका लगेगा। उधर ब्रांडेड पेट्रोल के दाम बढ़ने पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का खामियाजा जनता क्यों भुगते। सरकार ने पिछले 12 सालों में पेट्रोल डीजल बेचकर जो मुनाफा कमाया है उससे प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, सुनिए। जो 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। इस राजनीति के बीच तेल गैस का संकट युद्ध से गहराता चला जा रहा है। तेल को लेकर भारत में तो स्थिति सामान्य है, लेकिन गैस को लेकर पहले से ही स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस क्राइसिस के बीच सरकार लगातार ये कह रही है कि घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, न ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट मिली है। पैनिक बुकिंग कम होने से गैस की डिमांड भी घटी है। सरकार के मुताबिक कल गुरुवार को देश भर में 55 लाख गैस बुकिंग की गई। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कतें तो कई जगह से फिर भी दिखाई देने लगी हैं। चंडीगढ़ में एक गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन नजर आई। चंडीगढ़ में एलपीजी गैस एजेंसीज के बाहर लगातार लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोग घंटों कतार में खड़े होकर सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देखिए नज़ारा, ये चंडीगढ़ राम दरबार में जो गैस एजेंसी है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोग अपने सिलेंडर्स के साथ यहाँ पिछले कई घंटों से खड़े हुए हैं और कल से मौसम भी ख़राब है। लगातार यहाँ जो बारिश है वो भी हो रही है, इसलिए छतरी लेकर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि बारिश से भी बचाव किया जा सके। और आप देखिए कितनी लंबी ये लाइन है, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी आपको यहाँ कतार में खड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ कई लोग सुबह से लाइन में लगे हैं, तो कई लोग 2-2 हफ्ते से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। किसी के घर में 10 दिन से सिलेंडर नहीं है, तो कोई 15 दिन से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहा है। कुछ ग्राहकों ने तो एजेंसी पर सिलेंडर बुकिंग में धांधली का भी आरोप लगाया। सुनिए सर। 3 बार नंबर लगेगा जी। एक तो इतनी नंबर लगी थी पहले टोकन के लिए,
अब हमारे को टोकन दिए, फिर पर्ची के लिए नंबर लगेगा, पर्ची लेने के बाद फिर सिलेंडर के लिए नंबर लगाओ। बुकिंग कब करवाई थी आपने? बुकिंग करा 17 तारीख को। बहुत दिक्कत हो रही सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही गैस की। तो गैस खत्म है? हाँ बिल्कुल खत्म। होटल से खाना खा रहे, क्या करें। होटल से खाना है जी। सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, अभी तक कोई लाइन का नंबर का पता नहीं है। पहले इन्होंने कच्ची पर्ची दी, भैया 20 तारीख को आके अपना सिलेंडर ले जाइए। आज लेने आ रहे हैं, बोलते कच्ची पर्ची नहीं चलेगी, आप पक्की पर्ची कटाओ पहले, फिर आपको मिलेगा। चक्कर कटवाए जा रहे हैं? चक्कर कटवाए जा रहे हैं। खाना तो बहुत वो बना सर, खाना तो बन नहीं रहा। 4-4 दिन हो गए, बच्चे ऐसे ही वो घूम रहे हैं रोड, क्या करें। लकड़ पे जलाई जा रहे जो भी है सर। क्या लकड़ी से खाना पका? हाँ जी सर। माता जी गैस खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से? हाँ भाई 15-20 दिन हो गए आज। अच्छा, अभी भी 22 तारीख को देंगे, देखेंगे। तो कैसे खाना पका रहे हैं आप लोग घर पे, क्या इंतजाम किया है? से, चूल्हे से, और क्या। इस एक को सर सिलेंडर उठा हुआ है, फिर बीच में किसी और का सिलेंडर हमारे बुक कर दिया, एक ही सिलेंडर है। और सर 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता से सिलेंडर में लाइन में लगा वो दे नहीं रहे। 2 हफ्ते से डेली आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं सर। कल 22 को बुकिंग होगा सर। अब मेरा सिलेंडर किसी और को बुक कर दिया 24 तारीख को। जयपुर में भी लोग गैस की किल्लत बता रहे हैं। पीजी में रहने वाले छात्रों को पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर की कमी की वजह से किसी तरह इंडक्शन पर खाना पकाया जा रहा है। कटौती की है मेन्यू में आपने, और क्या क्या परोस पा रहे हैं? पहले राइस वगैरह बनाती थी, और भी 2 सब्जी, दाल, चावल और चटनी वगैरह सब देती थी, लेकिन अब मैंने दाल और 1 सब्जी कर दी है। और रोटियों में भी थोड़ी किल्लत आती है। और संडे को मैं स्पेशल देती थी पहले, खीर, पूड़ी, छोले की सब्जी, नमकीन वगैरह, तो वो भी मैंने कम कर दिए, क्योंकि बजट ही इतना नहीं बन पा रहा है। बाहर के टिफिन थे वो भी टूट चुके हैं इस चक्कर में मेरे की आंटी आपने तो खाना ही बहुत कम कर दिया है इस चक्कर में। क्यों हो रही है ऐसी समस्या इतनी? सिलेंडर की वजह से। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही है। 1 महीने से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, और इंडेक्स का चूल्हा यूज करती हूँ तो वो भी मेरे से चल नहीं पाता। युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं, और इतने बड़े वैश्विक संकट से भारत अछूता नहीं रह सकता। इसलिए जगह जगह असर अब दिखने लगा है। जैसे आप देखिए कि गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में प्रवासी मजदूरों को सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो रही है कि अब गांव लौटने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। कहा जा रहा है कि सूरत से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। गैस नहीं मिल रहा है, 500 रुपए लीटर मिलता है, कौन रहेगा? अभी कंपनी तो चालू है, हम लोग जा रहे हैं, क्या करें। अभी लकड़ी से बनाते थे, खाते, अब कब तक खाएं? वो रूम वाला भी नहीं बनाने देता है, और बोलता है मेरा यहाँ काला होगा, ये होगा। तो गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं, 2-4-5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। इसकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है, उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150, 1500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। अकाउंट भी बंद हो गया, समय से पैसे भी नहीं है, और गैस भी नहीं मिल रहा है। गैस की किल्लत हुई और पेट्रोल के दाम बढ़े तो लकड़ी और कोयले की चांदी हो गई। इन दिनों मुंबई का कोयला बाजार गर्म हो गया है। यहाँ के सिवड़ी में कोयला बंदर मार्केट शहर का सबसे बड़ा कोयला बाजार है। गैस की किल्लत के बाद यहाँ मांग भी बढ़ गई है, और ग्राहकों की भीड़ भी। छोटे मोटे होटल, रेस्टोरेंट्स वाले तो पूरी तरह कोयले पर शिफ्ट होने लगे हैं। गैस की किल्लत का असर अब सीधे तौर पर मुंबई के कोयला बाजार पर भी पड़ने लगा है। इस वक्त मैं शिवड़ी के एक कोयला बाजार के गोदाम में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कोयले का एक गोदाम है। अब जहां पर एक तरफ सिलेंडर की कुछ कमी है, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की, वहीं दूसरी तरफ कई सारे जो होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स या फिर स्ट्रीट पे जिनके जो फूड स्टॉल लगते हैं, वो भी अब कोयले का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से कोयला बाजार गर्म हो चुका है। यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई में एक बड़ा गैप भी जो है वो अब नजर आने लगा है। पहले मुंबई में रोजाना 100 से 125 टन कोयले की खपत होती थी। अब ये बढ़कर 200 से 250 टन प्रतिदिन हो गई है। जबकि शिवड़ी मार्केट में पहले रोजाना 50 से 60 टन कोयले की मांग रहती थी। अब अकेले इसी मार्केट में पूरे मुंबई के बराबर यानी कि 100 से 125 टन कोयले की डिमांड हो रही है। इसलिए कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। 25 से 30 रुपए प्रति किलो मिलने वाला कोयला अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोयले की मांग अचानक 3 से 4 गुना हो चुकी है। दिन का 2.5 से 3 टन प्रत्येक व्यापारी का डिमांड था, और अभी कम से कम 9 से 12 टन का डिमांड हो गया पर डे पर ट्रेडर। तो क्या सप्लाई जो है वो सफिशिएंट है, डिमांड को फुलफिल कर पा गया? बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली हम लोग के जो गोडाउन्स है ना, ये गोडाउन इसीलिए है कि हम लोग स्टॉक चारकोल जब आप चाहो तब मिलता नहीं है, उसको स्टॉक करना पड़ता है।
सडनली डिमांड आ जावे उसके लिए हम लोग पहले से ही केटर करते स्टॉक रखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ने स्टॉक नहीं किया था। 100% मुंबई में कम से कम 80 से 90 टन का मेट्रिक टन का रोज का सेल था नॉर्मल कंडीशन में, शायद ज्यादा भी हो, लेकिन अभी तो 3 से 4 गुना डिमांड है और इतना स्टॉक किसके पास है नहीं। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका युद्ध का असर भारत पर सीधा सीधा पड़ने लगा है। सरकार हालात को काबू करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो सबकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देश में गैस को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है उसमें अगर युद्ध ऐसे ही हफ्तों चलता रहा तो आगे बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी भारत में कई सेक्टर्स में मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे स्टील सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, प्लास्टिक उद्योग हो या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, सब दिक्कतें झेल रहे हैं। अब देखिए कि अकेले मुंबई में करीब 4,500 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो ये फैक्ट्रियां अगले हफ्ते तक बंद हो सकती हैं। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जो 5% मार्जिन पर चलती हैं। अगर रॉ मटेरियल के दाम 10% भी बढ़े तो फैक्ट्रियों को नुकसान होने लगेगा। युद्ध के बाद से स्टेनलेस स्टील के दाम अब तक 20 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। 2 हफ्ते पहले स्टेनलेस स्टील के दाम 215 रुपए किलो थे और अब 235 रुपए किलो हो गए। अब प्लास्टिक जो प्रोडक्ट हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला ग्रेन्यूल 50% महंगा हो गया है। पहले 100 रुपए किलो मिलने वाला ये ग्रेन्यूल अब 150 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। पंजाब में करीब 135 रुपए प्रति किलो दावा किया जा रहा है कि वहां पर, माफ कीजिए, पंजाब में करीब 135 दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी इस युद्ध में अछूती नहीं है। इसलिए इन दवा कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस कम कर दिए। पंजाब की एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियां हालात सही होने के इंतजार में बैठ गई, तो मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो गई। 7 दिन चलने वाली फैक्ट्रियां अब हफ्ते में 2 दिन बंद चल रही हैं। गुजरात के सूरत में भी बड़े स्तर पर कारोबारी प्रभावित हुए, यानी कि जगह जगह संकट दिखाई दे रहा है। ऐसे में युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, यही भारत के साथ पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रही है, मान रही है।